डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड करके डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, रोड, इंडस्ट्रीज सबका निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के हित में कुछ भी नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट का सोच ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि यूथ जो है जागरूक हो कि इन्वायरमेंट कितना जरूरी है और इस इन्वायरमेंट के डिग्रेड होने से क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है, जो जंगलों में प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो होमलेस हो रहे हैं, मतलब पेड़ कट रहे हैं तो जो जंगली जानवर है वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण है। अब मैं सबको बुलाना चाहूंगी कि वो भी थोड़ा हमें जागरूक कराएं इसके बारे में, कि जो बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो रही है उसके बारे में हमें कुछ बताएं सब प्लीज। Very good morning. You are comfortable with English or Hindustani? सर हिंदी में Hindi में अच्छी है। You have environmental sciences as subject? सभी आपका या कुछ अलग है भी ये हो सकता है? सभी कर सकते एनवायरमेंटल साइंसेज वाले का हाथ खड़ा करें जिस चीज का है। ऑल आर एनवायरमेंटल साइंसेज? मतलब कंपलसरी फर्स्ट अच्छा, कंपलसरी होता है, ठीक है। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जंगलात की नौकरी 87 में शुरू की और उससे पहले आई वाज कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर 84 से लेकर 87 तक प्रशासनिक सेवा, तहसीलदार। लेकिन मेरी जो पढ़ाई थी वो बॉटनी की एमएससी और ये वो। सो आई लव्ड नेचर और कुदरत को जिस करीबी से देखने का मौका किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं मिलता। जैसे डिप्टी कमिश्नर भी होगा तो कभी कोई फंक्शन होगा तभी वो जंगल में जाएगा, मड़वा दक्षिण के उन पहाड़ों में जहाँ 12,000 14,000 फुट में भी आपका ड्यूटी हो, ऐसा उसका नहीं हो सकता। उसकी ड्यूटी वहाँ होगी जहाँ पे कोई डेवलपमेंट काम चल रहा है, जहाँ ह्यूमन हैबिटेशन है। इफ वी लुक अराउंड तो हमें लगता है कि भाई देयर आर टू वर्ल्ड्स। जैसे अपने वर्ल्ड की बात करें अगर तो उसमें है एक रिच वर्ल्ड नॉर्थ और पुअर है साउथ, अगर ग्लोब में देखें तो। लेकिन एक फॉरेस्टर की नज़र से अगर आप देखें तो वी हैव द नेचुरल वर्ल्ड और दूसरा है आर्टिफिशियल वर्ल्ड। उसमें चाहे वो पुअर नेशंस हैं तो चाहे रिच नेशंस हैं, बट एवरीबॉडी हैज़ टू टाइप ऑफ वर्ल्ड्स। एक है नेचुरल वर्ल्ड और एक है मैन मेड वर्ल्ड। और इसमें जो बैलेंस है वो थोड़ा खराब हो चुका है कि नेचर का नेचुरल मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, दे आर अंडर स्ट्रेस। क्यों अंडर स्ट्रेस? दे आर बीइंग ओवर यूटिलाइज्ड, ओवर एक्सप्लॉइटेड, मिसयूज्ड, ओवर यूज्ड। चाहे वो पानी हो, चाहे लकड़ी हो, ग्रास हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, सैंड हो, बजरी हो। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो उस रफ्तार से चल रही है जिसमें हम नेचर का जितना हमें ख्याल रखना चाहिए उतना रख नहीं पा रहे हैं। उससे क्या हो गया है? यू हैव पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। आज नई आ गई अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वी हैव सो मेनी कंप्यूटर्स एंड आई थिंक नोबडी नोज कि आफ्टर 10 years or 20 year life, whatever, where they will be thrown. And that junk material, how much harmful it will be for environment. So e-waste को भी disposal करना now is a new problem. So there is a talk of sustainable development. जब ये हालात ऐसे बन गए हैं, so then we are even nations and सबसे ज़्यादा जो इसकी पैरवी कर रहा है बैलेंस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ताकि आर्टिफिशियल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हार्मनी में रहे इन नेचर। जितना थियोरेटिकली कहना आसान है उतना उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। वी आर नॉट हैप्पी विद 1 or 2 ड्रेस, 2 shirts and 2 pants।
अगर इफ देयर इज ए परचेजिंग पावर, इट डिपेंड्स, इफ यू हैव मोर परचेजिंग पावर यू गो फॉर इवन न्यू व्हीकल्स ईच ईयर. अगर आपकी परचेजिंग पावर है so you will not mind in purchasing a new vehicle after every 2 years. There are people, even one house has so many different models. So ultimately that is a big burden on the natural resources. So environmental talk started in 1972. सबसे पहले 5 जून से लेकर 17 जून तक. कब? 1972. यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव से फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई. कहाँ हुई थी? कोई बच्चा या स्टूडेंट यू कैन टेल मी, कहाँ हुई थी पहली एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस? यू ट्राई. आजकल ये फायदा है ना, ये इंटरनेट जो आ गया, अब इधर कनेक्टिविटी पता नहीं है कि नहीं है, बट यू गेट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू विश टू हैव. आपके माइंड में अगर कोई इंफॉर्मेशन आता है कि कहाँ से ये क्यों हुआ ऐसा, तो यू कैन ऑलवेज गेट इट विद जस्ट ए सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. इंटरनेट का ये फायदा है. 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन, और जब तक मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन करता हूँ, सो समटाइम्स इवन अगर आपका नेट चल रहा हो तो यू कैन इवन सर्च ऑन गूगल. 1972 स्टॉकहोम में, स्वीडन में हुई थी पहली, और उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, शी चेयर दैट कॉन्फ्रेंस. 1972 से पहले, एक साल पहले, एक और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी पूरी दुनिया में, जिसका भी कॉन्टेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की एनवायरनमेंट के साथ. वो क्या कॉन्फ्रेंस थी? 72 में तो हुई एनवायरनमेंट पे, पर 1971 वाज अनदर ईयर वेयर द वर्ल्ड लीडर्स वो एक जगह इकट्ठे हुए. कहाँ इकट्ठे हुए? ईरान में. ईरान का एक शहर है रामसर, और वहां पे किसके ऊपर गुफ्तगू हुई? कैन यू टेल? या तो आप जानते हैं और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल, या यू आर फीलिंग शाई, आई डोंट नो. इट वाज रामसर कन्वेंशन. रामसर इज ए लोकेशन, सिटी बिसाइड द कैस्पियन सी इन ईरान. और वहां पे जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसका मुद्दा क्या था? वी नीड टू सेव द वेटलैंड्स. वेटलैंड्स मीन वाटर बॉडीज, और कुछ वाटर बॉडीज इतनी बड़ी हैं जब उनका इकोलॉजिकल रोल इतना बड़ा है कि उसको हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का ठप्पा लगाएंगे. तो दे वर स्टैम्प्ड एज रामसर वेटलैंड्स या रामसर साइट्स. तो कैन यू नेम फ्यू वेटलैंड्स जिसको इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस मिली हुई? उसके लिए फंडिंग इंटरनेशनल लेवल पे होती है. अगर उसकी पॉल्यूशन हो जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यू एंड क्राई होना चाहिए, वो दूसरी बात है. प्रायोरिटी समटाइम डिफर. In Jammu and Kashmir, especially Jammu context में, can you tell the wetland or lake which has that significance, which labeled as Ramsar wetland? Mansar Suronisar. Okay, they are considered as one, and they were declared as Ramsar wetlands together, because there's a thought of, as per history, culture, mythology, and even scientists tried that, put some kind of colored water in one lake and it was found in another. There are different connotations. Ultimately they have link, the underground link between two lakes. तो उसको एक ही कंसिडर किया जाता है. क्या है? रामसर वेटलैंड्स हैं. मानसर सुरुईसर ही बोला जाता है उनको. दे आर टू. बट इन कश्मीर वी हैव अनदर विच इज कॉल्ड एज वुलर और वल्लूर. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती थी वो एशिया की, और उसको भी ये रुतबा हासिल है. क्या रुतबा? 1971 वाली जो कन्वेंशन है, जो वेटलैंड्स के ऊपर कुछ उसकी गाइडलाइंस हैं, और अभी हमारे इंडिया में भी उसके रूल्स बने हुए हैं. वेटलैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन रूल्स 2010 के हैं, फिर वो रिवाइज भी हुए, और उसके चलते जम्मू कश्मीर में भी एक अथॉरिटी बनी हुई है जिनको ये देखना है कि कोई भी वेटलैंड जो हैं वो खराब ना हो. इवन अदर जिनको रामसर साइट का दर्जा हासिल नहीं है, चाहे वो पांड ही क्यों ना हो. अभी यस्टरडे आई वाज इन मड़वा, वाड़वन वैली. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन लेक्स. तो जिसको कुछ ट्रैकर्स ही देख पाते हैं, या दे आर इन नॉलेज अबाउट दोज लेक्स. सो आई वाज आल्सो डायरेक्टर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग.
from 2015 up to 2018. But even I have not visited all those high altitude wetlands or lakes. लेकिन despite that मैंने कहा मेरा क्या हक है टू राइट समथिंग और सम फाइल पे कोई साइन करने से पहले, कोई डिसीजन करने से पहले, आई शुड आल्सो विजिट सम ऑफ दीज वेटलैंड्स हाई अल्टीट्यूड. तो फिर मैंने किया. एवरी ऑफिसर डजंट डू दैट. मेरा अपना पर्सनल था कि मुझे भी कुछ, अब यहाँ पे मोर देन 400 हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन आई हैव विजिटेड से 4-5 ओनली, बट बेटर देन जीरो तो नहीं है ना. तो एक सबसे बड़ी हाई अल्टीट्यूड लेक जो 12,000 फुट से ऊपर है, मीन्स रफली यू कैन से 4,000 मीटर्स, एंड दैट इज वेरी वेरी रिलीजियस सैक्रोसैंक्ट हाई अल्टीट्यूड लेक ऑफ कश्मीर, जिसका नाम शायद आपने सुना हो, गंगबल. ऑन गूगल यू विल फाइंड ऑल दीज. बट वट आई एम डिस्कसिंग कि आपको थोड़ा सा ये रिफ्रेश हो जाए और आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ आ जाए कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितना रिच है वाटर बॉडीज के हवाले से, हाई अल्टीट्यूड वेटलैंड्स एंड लेक्स के हवाले से, और इवन मड़वा दच्छन. और आपका तो ये डोडा वाला तो पहले एक ही जिला था, तो काफ़ी बड़ा ये जिला था. अब तो चलो इसके हिस्से हो गए, रामबन अलग हो गया, किश्तवाड़ हो गया. और नाउ आई एम ए रिटायर्ड IFS ऑफिसर. I retired in January 20, but still I have a urge or a hunger or a desire to reach to the nook and corners of different locations of Jammu and Kashmir. तो किश्तवाड़ उसमें नंबर 1 है. नीलम की बात होती है, सफायर माइंस कहाँ है? हाँ? सफायर माइंस कहाँ है जम्मू कश्मीर में? वेरी फेमस. जोर से बोलो, अब ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो. किश्तवाड़ तो बड़ा ही हो गया ना, आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है. पाडर माइंस नियर मचेल टेम्पल, देयर इज ए यात्रा आल्सो, एंड देयर इज ए हाई क्वालिटी सफायर. तो हाई अल्टीट्यूड में एक गंगबल आपको बताई, विच इज इन कश्मीर, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद आई कुड विजिट चोरनाग. yesterday I came from Inchin. Inchin is a village in Wadwan Valley. तो यहाँ से डे बिफोर yesterday I left from किश्तवाड़. तो जाते हुए आपको 2 हाई पास्चर्स, हाई लैंड पास्चर्स, माउंटेन पास्चर्स या पासेस को, टॉप को क्रॉस करना पड़ता है. जब जहाँ से आप अनंतनाग जाओगे तो विच इज़ द हाईएस्ट पीक और माउंटेन टॉप, जिसको क्रॉस करके यू एंटर कश्मीर वैली. पता है क्या है? जब हम जाते हैं किश्तवाड़ से, एक तो रास्ता रामबन के उधर से है ना, दूसरा इधर से है. कौन सा है? आपको अपनी जियोग्राफी का आइडिया होना चाहिए. हाँ, सिंथन है ना, सिंथन टॉप. नो, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग माई सेल्फ ऑल्सो एंड यू ऑल्सो फील एट ईज. कोई एग्जाम थोड़ी है. यू क्रॉस सिंथन. एट सिंथन आई कुड सी 2 फ्लावर्स. ऐसे तो बड़े होते हैं फ्लावर, बट दिस इज सीजन, जब आपको सीजन में ऑलमोस्ट विंटर इज कमिंग, और मोस्टली लोग ग्रास भी काट देते हैं, तो फिर बड़े इक्के दुक्के फूल मिलते हैं. बट 2 फ्लावर्स विच यू शुड नो, विच हैव बीन नेम्ड बाय आवर साइंटिस्ट in honor of Kashmir, because they are unique to Kashmir, found only in Kashmir. But Kashmir doesn't mean I found them on this side towards Shatru. You can say they were in Kishtwar. तो किश्तवाड़ और कश्मीर हमने बांट रखे हैं, अलग अलग खिता है या जिला है, बट नेचर गॉड इज सेम काइंड फॉर एवरीबडी. तो क्या 2 फ्लावर्स हैं? एक है कश्मीर बेल फ्लावर. बेल होती है घंटी, पुराने टाइम में होती है, मंदिर में भी होती है, इधर भी होती थी स्कूल और कॉलेजों में पहले, गोल वाली, ऐसे वाली, घोड़े के गले में डाली होती है. फूलों के नाम जो हैं वो भी कैसे अंग्रेजों ने दिए थे, टू सी द शेप. जैसे अगर उन्होंने बेल फ्लावर कहा, हम सेफली उसको कह सकते हैं हिंदी में या उर्दू में घंटी फूल. अगर अंग्रेजों का बेल फ्लावर है तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम. बट वी हैव आवर लोकल कश्मीरी नेम. वो कैसे उन्होंने गढ़ा, गॉड नोज, बट एंसेस्ट्रल ट्रेडिशनल नेम्स आर टू बी रिस्पेक्टेड. खुद भी क्वाइन किए जा सकते हैं, जिसके वोकेबुलरी नहीं है, जिस चीज़ का कोई शब्द नहीं है, उसके लिए हम क्वाइन भी करते हैं. लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको भी हमने इज्जत देनी है. दैट इज टू बी कैरी फॉरवर्ड. तो वो क्या है? ब्रांच. ब्रांच इज ए कश्मीरी नेम.
But I found that the same name, somebody told me in this Inshan, Barman also. He was a Maulvi. Abdul Rahman, I remember his name also. Yesterday I met him. I hugged him because he has lot of good knowledge, traditional knowledge. Locally क्या कहते हैं? तो branch, BRANZ is the name of. अब because branch, so many species, बड़े फूल वाले भी होते हैं, छोटे भी होते हैं. तो उसको कहते हैं कश्मीर बेल फ्लावर. उसका फूल थोड़ा छोटा है. सो आई जस्ट क्वाइंड माई, थोड़ा सा उसमें लोकट कर दिया मैंने. लोकट कश्मीरी में कहते हैं बड फॉर बिगर वन. लोकट मीन्स जैसे डल है ना, लोकट डल भी है. तो जरूरी नहीं है लोकट ही रखना है, लौका भी कहते हैं डोगरी. बट इन योर लैंग्वेज कोई और शब्द हो यू कैन यूज. बट ब्रांच, लोकट ब्रांच. तो एक तो ये है कश्मीर बेल फ्लावर नॉट फाउंड एल्सवेयर एक्सेप्ट कश्मीर. कश्मीर मीन्स इंक्लूडिंग किश्तवाड़ माउंटेन्स ऑल्सो. और दूसरा फ्लावर जो था दैट इज ऑल्सो नेम्ड इन ऑनर ऑफ, इन मेमोरी ऑफ कश्मीर. कश्मीर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, जहांगीर ने कहा, लेकिन हम खराब करते जा रहे हैं. तो क्या फूल है वो दूसरा? दैट इज कश्मीर लार्क स्पर. लिख लीजिए, कौन बताएगा? हालांकि गूगल में सब कुछ है, पर गूगल में कोई फीड तो करना पड़ेगा ना आपको. उसमें फीड करोगे कश्मीर लार्क स्पर तो फिर उसका फोटो आ जाएगा, उसकी क्या मेडिसिनल यूटिलिटी है, क्या अदर. बट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कश्मीर हिमालयाज. तो मतलब वो यूरोप में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है. दूसरे हैं उसके और स्पीशीज. बट सम स्पीशीज विच इज यूनिक टू आवर कश्मीर, वी शुड फील प्राइड इन टेलिंग और डिस्कसिंग दोज थिंग्स. वो क्या है? कश्मीर लार्क स्पर. लार्क इज ऑल्सो नेम ऑफ ए बर्ड. वो भी होता है इधर, उसके भी लोकल नेम्स हैं. लार्क छोटा सा उसके सिर के ऊपर ताज जैसा होता है. और स्काई लार्क, और सुबह सुबह उसके ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट ने भी काफी लिखा, पढ़ते भी थे हम. वन ऑफ द पोइम एंड ओड टू स्काई लार्क. यस, दैट वाज इन माय ग्रेजुएशन. आई स्टिल रिकॉल दैट. लेकिन स्काई लार्क के वी हैव लोकल नेम्स आल्सो. मेरा आपको क्या असाइनमेंट है बात करते करते कि यू मस्ट मेक ए डायरी छोटी सी. वेन एवर यू फाइंड टाइम टू, शादी विवाह में जा रहे हैं ऑन दिस माउंटेन और गुंदो और पलेसा. इवन आई हैव दैट अर्ज बट आई हैव माई लिमिटेशंस, है ना. नॉट इजी, बट आई नीड सम गाइड आल्सो इफ आई हैव टू गो टू दैट लोकेशन. जैसे यहाँ ही आना था, सो आई हैव टू गो फॉर ए चेन. मेरे एक दोस्त हैं रजौरी, उनको फोन किया. देन ही टॉक टू हिज फ्रेंड हु इज इन शात्रू, प्रोफेसर हैं कोई. और फिर उन्होंने इनसे बात, क्योंकि इनका डायरेक्ट मेरे पास कांटेक्ट नहीं था. बट आई हैड द अर्ज टू विजिट योर स्कूल एंड टॉक टू यू. सो वो उसको कहते हैं जुनून, पैशन. कोई भी काम करना हो उसके पीछे आपका अगर सक्सेस चाहिए, एक्सीलेंस चाहिए, तो यू नीड ए पैशन टू डू दैट जॉब. तो वी हैव द पर्सनैलिटी जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया. वो गरीब घर से थे, कोई ज्यादा वेल ऑफ नहीं थे, बड़ी फैसिलिटीज नहीं थी. डेस्पाइट दे कुड अचीव व्हाट ए मिलियनियर कुड नॉट अचीव. वो कौन लोग थे? दो चार आने चाहिए आपको. जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज टोटली डाउन ट्रॉडन और बड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. अखबार तक बेचनी पड़ती थी उन्हें, बट उनमें जज्बा था. एंड ही बिकेम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और वो प्रेसिडेंट वर्च्यूज वाला, क्वालिटीज वाला. व्हेन ही लेफ्ट प्रेसिडेंट हाउस आफ्टर फिनिशिंग दैट टेन्योर, सो ही हैड ओनली 2 ब्रीफ केसेस. अब इतना बड़ा मुल्क का प्रेसिडेंट हो तो उसका तो एक 2-4 ट्रक होने चाहिए सामान. हालांकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही वाज अनमैरिड आल्सो, सो नो फैमिली होने से भी हो जाते हैं. सो ओनली एक में बुक्स और एक में ड्रेस. बट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स के कंज्यूमरिज्म वाज अंडर चेक, अंडर कंट्रोल. जितना किसी को सर्वाइव करने के, अगर उतना ही हम रिसोर्सेज यूज करें नेचर से, तो हमारा इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा. लेकिन इफ वी गो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, हर चीज की कैरिंग कैपेसिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई मीडो है, वहां पे 500 कैटल चर सकता है सीजनली, देन इट्स ओके. लेकिन 500 की जगह अगर 1000 जा रहे हैं वहां पे, तो फिर एक ब्लेड ग्रास का नहीं मिलेगा और डिनोडेड हो जाएगा. और फिर बारिशों में मिट्टी बह के आ जाएगी, लैंडस्लाइड भी हो जाते हैं. वही हो रहा है. अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन से डिफॉरेस्टेशन को रोका गया था. डिफॉरेस्टेशन अब जंगल से नहीं हो सकती. पहले होती थी मार्किंग, वो भी एक तरीका था कि कोई भी बूढ़े पेड़ हैं, चाहे वो ग्रीन है, उनको काटा जाता था. वो भी एक साइंटिफिक तरीका था.
पर वो तब कामयाब होता है जब उसके बच्चे पैदा हो जाएं, मैं उसके सीड बने और नीचे एक आपको यंग रीजनरेशन उसको बोलते हैं, वो होनी चाहिए। मैंने ऐसे जंगल देखे यहाँ अभी जो विजिट में कि मिसिंग ओनली ओल्ड ट्रीज आर देयर, उनके जो मिडिल एज क्रॉप बिल्कुल मिसिंग एंड यंग वन टोटली मिसिंग। तो वहां पे काटना जो है बड़ा ही जोखिम का काम है। लेकिन अब तो पॉलिसी ही बदल गई, उसको कहते थे सिल्वी कल्चरल डिफॉरेस्टेशन, सिल्वी कल्चरल ऑपरेशंस। सिल्वी कल्चर मतलब यू हैव टू मैनेज द फॉरेस्ट, तो ग्रोथ को उतना निकालना है जितना उसमें इंक्रीमेंट पैदा हो जाता है। एक साल में कोई ग्रोथ निकलती है, उसका भी मेजरमेंट के तरीके होते हैं कि कितना क्यूबिक फुट इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट से, जैसे हमारे फॉरेस्ट में नाम दिए होते हैं जी कंपार्टमेंट्स होती हैं, उनको कहा जाता है, इसमें से कितना निकल सकता है एनुअली, उतना ही निकालो तो देन इट इज विद इन कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन अब हमारा इतना ज्यादा ओवर यूज हुआ, जो ओवर डिमांड बहुत है कि ज्यादा लकड़ी काटी जाती है और उतना नया बच्चा जो है पेड़ पौधों का आता नहीं है, फिर हमको खुद एफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ फिर ग्रेजिंग बहुत है, ओवर ग्रेजिंग बहुत है। अगर मान लीजिए वहां हमने लगा भी दिया पौधा, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको मवेशी खाना पसंद करते हैं, गोट हो गई, शीप हो गई, तो वो उस तरह से चले जाते हैं। हो सकता है खाने वाला नहीं भी हो जो हमने लगाया पौधा, लेकिन उसके चलने से कहीं उसके पाँव के नीचे कुचला गया, सो अल्टीमेटली देयर इज अ लॉस। और जब जितना हम पौधे लगाते हैं कितने बचते हैं, समटाइम्स दैट रेशियो इज वेरी 30%, समटाइम्स बहुत ही हम चेन लिंक फेंसिंग की होगी, चौकीदार रखा होगा और नजर रखी होगी, तो समटाइम्स 60-70% भी होता है, बट वो भी इन 5 ईयर्स कॉन्टेक्स्ट। लेकिन 20 साल बाद देखना चाहिए। जम्मू में हमने बहुत से सोशल फॉरेस्ट्री या दूसरे डिपार्टमेंट्स ने जो पौधे लगाए थे, अब वो सारे के सारे जीरो चले गए, वो मरे नहीं पौधे, बिकॉज देयर वाज ए वाइडनिंग ऑफ रोड्स, 6 लेन हो गई। तो जो पौधे हमारे 6 साल पहले लगाए गए थे, उस वक्त उस प्लानिंग का एहसास होना चाहिए था कि यहाँ तक रोड बननी है, तो पौधे पहले उधर लगाए होते, पौधे इधर लगा दिए, खर्चा भी कर दिया, 4 साल उन पौधों को पाला, आज वी आर अनएबल टू सेव देम, तो काटे गए। तो आपको बताया 71 एंड 72, और उसके बाद जो खास एक दिन, उससे भी 1 साल पीछे चले हैं, 1970 पहली बार 22 अप्रैल वह सेलिब्रेटेड, वो अमेरिका में सेलिब्रेट हुआ था, लेकिन अब हम भी मनाते हैं वो डे, वर्ल्ड अर्थ डे। जमीन, इस जमीन को हमने माँ का दर्जा दिया। माँ मीन्स विच सस्टेन्स यू, विच प्रोटेक्ट्स यू। अगर आपको पता है कि घर में खाना कौन बनाता है, अगर माँ बनाती है तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे इफ यू कम टू नो कि आज माँ को बुखार है, बिकॉज देन यू से कि कुछ फिर काम आपको ही पड़ गया। तो माँ ऐसे भी हंसती है और आपको सपोर्ट करती है, अच्छी लगती है ना, तो यू फील डिस्टर्ब। तो स्कूल कॉलेज बेशक आपको आना ही है, बट देन यू कैन नॉट डिलीवर द वे यू शुड। लाइकवाइज इन एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस में भी हमने जब किसी नेचर को या मदर अर्थ को माँ का दर्जा दे दिया, मीन्स वी नीड टू हैव द कंपैशन। ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उसको उतने ज्यादा इंजरीज नहीं देंगे, सर्वाइवल के लिए जितना अलाउड है इट्स ओके। महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी टू सस्टेन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, बट देयर इज नॉट इनफ इफ वी गो द ग्रीडी वे। फॉर ग्रीड, अब ग्रीड का भी पैरामीटर्स अलग है। पहले हम कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान, खाने के लिए खाना तो है ही, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और छोटा मोटा घर चाहिए। लेकिन अब देयर आर पीपल हु हैव मेड बिग बिग हाउसेस, 40 रूम के हाउसेस, खासकर कश्मीर में। और फिर नॉट ओनली एट वन लोकेशन, उनका दिल्ली में भी मकान है, मुंबई में भी है, बिकॉज दे हैव द परचेजिंग पावर। बच्चे भी पढ़ रहे होंगे समटाइम्स दैट आल्सो, बट वी आर नॉट गोइंग द वे वी शुड पुट प्रेशर ऑन दिस मदर अर्थ। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमारा क्या हुआ कि अर्थ डे तो हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, एक और डे हम मनाते हैं 22 मई को, और उसकी बात कब से शुरू हुई, 1992, जैसे 72 में हुई ना, उसके बाद 82 वाली कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं स्किप कर दिया। 1992 में क्या हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो उसकी कैपिटल थी, वहां एक अर्थ समिट हुआ था, और वहां पे 3 एग्रीमेंट्स हुए थे, 3 एग्रीमेंट्स जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के फिक्र को, चिंता को कंट्रोल करने के लिए किए गए थे। पूरे देशों के हेड्स थे वहां पे, उनका ही तूती बोलती है, उनके ही फैसले होते हैं, इसलिए सारे जो नेशंस थे वहां इकट्ठे हुए थे।
किसके कहने पर हुए थे? यूनाइटेड नेशंस के कहने। ये जितने भी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल डेज हैं, इसका मनाने का, या इसको चाहे वो रामसर साइट वाली बात हो, ये किसने किया? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी। लेकिन जब हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया की बात तो बंद नहीं हो करवा पा रहा यूएनओ, तो यूएनओ के पास भी इतनी पावर नहीं है। जब हम नहीं समझना चाहें तो फेल भी हो जाते हैं 2 नेशंस। तो 1992 में 3 क्या हुए थे फैसले, बड़ा जरूरी है समझना। एक हुआ था बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? मुख्तलिफ जिंदगियां पानी में हैं, मछलियां हैं, जंगल में हैं, बियर शेयर है, पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, मेडिसिन प्लांट्स हैं। समुद्र में आप जाएंगे तो वहां पे शेल्स हैं, समुद्र के भी जीव होते हैं, अलग मछलियां भी हैं। मोती जो है ना, पर्ल्स आर्टिफिशियली भी हम कर रहे हैं, वो करता वो कोई जानवर ही है, जानवर के बीच में ही वो डालना पड़ता है सैंड वगैरह, एंड देन इरिटेशन से वो एक नरम मुलायम उसके ऊपर एक लेयर डाल देता है, वो जो एक्वाटिक सीप होती है, तो फिर अल्टीमेटली वो मोती बनता है ना। तो ये खुदा के तोहफे हैं, पर उनको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आजकल समुद्र में भी है। मैं देख रहा था वहां से आते हुए एवरीवेयर कि यू हैव द, आजकल मटेरियल जो है सारा मोम में ही रैप्ड होता है। अगर मार्केट में जाते हैं, हल्दी लाते हैं, शुगर लाते हैं, वट एवर यू गो, मोस्टली इट इज ऑल पैकेज्ड इन दैट। तो कितना जरूरी है मोदी जी को करना, ये पैकेजिंग हो भी रही है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। क्राकरी थी पहले, टोटली प्लास्टिक की थी। छोटा सा गुलाब जामुन खाया या छोटी सी दावत खाई और उसमें दही की कटोरी वो भी प्लास्टिक की, उसमें चम्मच भी वो उसका, तो 2-4 आइटमें आप छोड़ के आते थे इंडिविजुअली। अब उसमें ऐसी क्राकरी आ रही है कि जो आलू से बनेगी, तो आलू वाली वो खा भी सकते हो। ऐसी क्राकरी के आफ्टर यू फिनिश योर मील्स और डेजर्ट यू कैन ईट आल्सो। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी जितनी मिकदार में हमको चाहिए उतना है नहीं। तो वाई वी रिवाइव आवर ट्रेडिशंस। हमारे बुजुर्गों ने कैसे किया? जब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, नई इनोवेशन नहीं थी। तो इसमें यह संदेश पैगाम है, हो सके तो जिस तरह से हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं, जैसे बौली होती है, कुएं होते हैं, और कई चश्मे मैंने देखे, और लेकिन वो कहते हैं ये ऊपर पानी खराब। तो पहले इतना डर होता था, ये गलत काम है, खुदा नाराज हो जाएगा अगर हम पीने वाले पानी को गंदा करेंगे, दैट काइंड डर बैठाया होता था। तो हम ऐसा काम नहीं करते थे। लेकिन आजकल आर्मी भी बैठी हुई है, कहीं कहीं नोमैडिक के भी ऐसी जगह पे लोकेशंस पे घर बन चुके हैं। तो थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये पानी जो है, अब जो ऊपर से सरफेस से आ रहा है बह के, उसको थोड़ा पीना कई बार मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो जमीन के पहाड़ के बिल्कुल अंदर से आ रहा है, उसको एटलीस्ट अभी तक तो मैं पी रहा हूँ। और फाइनली आई टेक, तो आई अवॉइड टेकिंग द मिनरल वाटर बॉटल, है ना। तो जरूरी नहीं है, सम ऐसे कंपल्शंस आ जाती हैं कभी शहर में है, और इवन जैसे मुझे फ्लाइट में कभी आप जहाज में बैठे हो और प्यास लग गई, तो वो जो देंगे तो उसी को पीना पड़ेगा। बट लेट अस रिड्यूस अवर कार्बन फुटप्रिंट। 100% नहीं सी, लेकिन थोड़ी शुरुआत होगी, तो थोड़ा थोड़ा अगर कम करेंगे तो मे बी यू आर एबल टू मेक सम डिफरेंस। तो 92 में क्या हुआ? एक हुआ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म दे आर इंपॉर्टेंट। ये एक थंब रूल हो गया। पहले हम कहते हैं ये देवदार का दरख्त इज इंपॉर्टेंट, और छोटी सी कोई स्पाइनी बुश है इज नॉट इंपॉर्टेंट, या बहुत बड़ा एलिफेंट इज इंपॉर्टेंट, टाइगर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन छोटा सा अर्थवॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। नो, एवरी क्रिएचर, बिकॉज इज ए गॉड क्रिएटेड बायोडाइवर्सिटी जिसमें लाइफ है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग नीड टू बी प्रिजर्व एंड कंजर्व, बिकॉज दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल रोल। उस रोल को पूरा अगर तशरीह करनी है तो वो एक तो सब्जेक्ट मैटर और टाइम भी चाहिए वो बताने के लिए। बट यू कैन ऑलवेज अप्रिशिएट कि गॉड हैज क्रिएटेड सम क्रिएचर और प्लांट और बटरफ्लाई और बर्ड विद सम पर्पस। देयर इज नो लाइफ विदाउट एनी पर्पस। लेकिन हमें समझ आता है कि नहीं आता है, जहां इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। तो अल्टीमेटली दिस होल लाइफ, चाहे वो पानी में है, मिट्टी में है, हवा में है, दैट नीड टू बी प्रिजर्व। तो इसके लिए कानून बन गया। आजकल लोग मानते नहीं है बिना कानून के। पहले तो लोग इतना खौफ खाते थे, किसी ने बता दिया मस्जिद में या मंदिर में तो पत्थर पे लकीर होती थी, हम बिल्कुल क्रॉस नहीं करते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कानून भी चलाने पड़ते हैं, और कानून के दायरे में वायोलेशन होती है तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी होता है। 1992 के एक हो गया, इसको बोलता है CBD। इसको साइंटिफिकली क्या नाम दिया गया? CBD। CBD पता क्या है, क्या होती है? बताओ, क्यों नहीं पता? आप बताओ। हाँ,
बताओ आप, CBD क्या होती है? वेरी गुड, बायोडाइवर्सिटी बड़ा अच्छा बोला, पर C का क्या बोला? कंट्रोल। वेरी गुड, आपने दिमाग लगाया, लेकिन है नहीं, कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन एक किस्म का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जो बड़े मुल्क के जो सरबराह लोग थे, लीडर्स, उन्होंने माना कि हाँ हम अपने अपने मुल्क में अपने अपनी, उसी तरह से स्टेट्स ने भी माना कि हम करेंगे, और उसी के तहत जो है सरकार कुछ कदम उठाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। शुरुआत कब हुई थी? 1992। और उसके चलते यूनाइटेड नेशन ने 2011 के पूरे साल को कहा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का साल 2011। फिर उनको पता चला एक साल से कुछ नहीं होना, उन्हें पूरे 10 साल दिए। फिर उन्हें बोला 2011 से लेकर 2020 तक, जो हो गया खत्म अब, इन 10 सालों में हर बच्चे के पास, हर इंडिविजुअल जो है सिटीजन है इंडिया का, और वो तो यूनाइटेड नेशन पूरे देशों को कह रहा है, ईच एंड एवरीबॉडी शुड नो अबाउट नेबरहुड बायोडाइवर्सिटी, ही शुड बी फेमिलियर। और जब मैं नाम लेता हूँ गढ़ चडोली क्या होती है, जब मैं लेता हूँ शीन पिपिन क्या होती है, या आपके यहाँ के चिलगोजा कहाँ होता है, और मैं अगर आपको चिलगोजा की कोन दिखाऊं तो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? या कोई और आपकी इधर मछली होगी, कंडगुरन है या त्रोट है, वटेवर, तो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनके नाम आपको पता है कि नहीं? चाहे वो अपनी जुबान में नाम पता हो, अंग्रेजी में नाम पता हो, उर्दू में नाम पता हो, पता होना चाहिए। तो उन्होंने नारा दिया था 2020 तक एवरीबॉडी विल बी अवेयर अबाउट बायोडाइवर्सिटी, लेकिन हुआ नहीं, है ना, अभी उतना लगता है। और उसके लिए एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर आई स्टार्टेड ए कैंपेन जिसका मैंने नाम दिया था ट्री टॉक। ट्री इज जस्ट ए सिंबल ऑफ लाइफ। तो एक ट्री के साथ हजारों किस्म की जिंदगियां जुड़ती हैं, एक ट्री नहीं बट ग्रुप ऑफ ट्रीज, अल्टीमेटली कंजर्विंग सॉइल। बहुत से परिंदे आके उसका फल खा रहे हैं, हो सकता है फल उसका एडिबल हो, अंजीर है जैसे, जंगली अंजीर भी होते हैं। मैनी बर्ड्स ईट फिग्स, ह्यूमंस आल्सो ईट फिग फ्रूट्स, है ना। तो देयर आर मैनी इंसेक्ट्स, पत्तों को खा रहे हैं, फूलों को खा रहे हैं, बीजों के ऊपर पड़ रहे हैं, ऊपर से फल नीचे गिर जाता है, गल सड़ जाता है नीचे से, और कई किस्म के जो हैं। ये हमने एक ट्री के साथ फिर हम सजदा करने लगते हैं, जैसे चिनारों को सजदा किया हमने, आज भी चिनारों को मस्जिद में, मंदिर में लगाया गया है, शेड के लिए तो है ही, बट सजदा भी है। उसको हम, राजा ने भी मना किया था, उसको काट नहीं सकते विदाउट परमिशन। अब हमारा यूटी ट्री है, वो पहले स्टेट ट्री था क्या, चिनार। चिनार जो है ये भी हमारा